ओस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस का मतलब होता है पोरस। ठीक है, तो आपके पास अगर पोरस बोन फॉर्मेशन हो गई है तो उसको बोलेंगे ओस्टियोपोरोसिस, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है। इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, हम देखेंगे। इसकी पैथोलॉजी जो है ना वो बहुत सबसे मतलब के डिफरेंट है। थोड़ा सा समझना इसको, मतलब कि बाकियों से थोड़ा सा हटके है, मुश्किल तो नहीं है, हम इसको आसान करेंगे। बात सबसे पहले शुरू करते हैं, आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। ये नहीं नहीं, एपिफाइजिस तो है, लेकिन अगर हम इसकी बोन की लेयर्स की बात करें, लेयर की बात करें, हमने लेयर की बात की थी ना कि आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेरियोस्टम। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको पता है, आपको नाम नहीं जेन मेरा, ट्रेबिकुलर। ट्रेबिकुलर, ठीक है। ट्रेबिकुलर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बोन की वो कहलाती है पेरियोस्टियम। और आपके पास जो आउटर थिक कवरिंग होती है कॉर्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, ये कॉर्टिकल भी कहते हैं। और जिधर बोन मैरो लाई कर रहा होता है इसको मेडुला। मेडुला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रेबिकुलर बोन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम पैथोलॉजी की बात डिस्कस करने लगे। तो ये जो ट्रेबिकुलर है इसके बारे में सिर्फ बात कर रहा हूं मैं। ये आपके पास पूरी बॉडी में 15% आपके पास मस्कोस्केलेटन पूरा जो है ना, आपके पास स्केलेटल बोन्स जो है उसमें 50%, पूरी बोन्स को अगर हम इकट्ठा करें तो उसमें 50% ट्रेबिकुलर पोर्शन है। ट्रेबी ट्रेबिकुलर पार्ट, ठीक है, ये 50% है टोटल आपके पास बॉडी पार्ट का। अच्छा, अगर ये आपके पास 50% है तो नेक्स्ट आपके पास वो ये कह रहा है कि ये जो ट्रेबिकुलर पार्ट होता है इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये आपके पास, ये देखें ना, अगर पूरी बोन देखें और आपके पास एंड वाला पोर्शन देखें दोनों तरफ से, ठीक है, तो किस तरह से है, आपके पास इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से यहां मैं एक बात लिखने लगा, इंक्रीज सरफेस एरिया। इंक्रीज सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो आपके पास वो ये कह रहा है कि इंक्रीज ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, के यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट भी ज्यादा होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट भी ज्यादा होंगे यहाँ पे और ओस्टियोक्लास्ट भी। ठीक है, अगर ये दोनों ज्यादा हैं तो सबसे ज्यादा आपकी पूरी बोन में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट जो है वो आपके पास ये होता है, जिसको ट्रेबिकुलर पार्ट कहते हैं, और ये पोरस होता है। ठीक हो गया, ये बात हमें समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास अगली बात ये है कि हमारे पास इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपके पास मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट होता है वो होता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स क्या है, मैं दोबारा से, जो ब्लैक एरिया मैंने बनाया हुआ है वो आपके पास है ट्रेबिकुलर, और बाकी ये आपके पास है कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स का भी वो पोर्शन जो कि अराउंड द ट्रेबिकुलर है। तो ये आपके पास क्या होगा, मोस्ट एक्टिव पार्ट है, मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट है। मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट इन बोन्स, इट मीन्स कि यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अगर हमारे पास यहाँ पे इनकी एक्टिविटी ज्यादा है तो होगा क्या, अब हम आते हैं, ये आपको अगर पता चल गया तो अब मैं आता हूँ दोबारा ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस हमने जैसे कहा कि पोरस फॉर्मेशन, इसमें ये होगा कि आपके पास ये जो ट्रेबिकुलर बोन वाला एरिया है ये आपके पास बहुत ज्यादा थिन हो जाएगा, थिन पतला थिन हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा पोर्स बन जाएंगे। और अगली बात कि अगर किसी को ओस्टियोपोरोसिस का मसला है, वो डिजीज है, तो उस बंदे में जो फ्रैक्चर होगा वो आपके पास या तो डिस्टल रेडियस पे होगा, जहां भी कौन सा पार्ट आ रहा है, ट्रेबिकुलर, या आपके पास नेक ऑफ द फीमर ट्रेबिकुलर, या आपके पास लंबर वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा, उन्होंने जो मोस्ट कॉमन काज कही है इसकी, उन्होंने ये कहा है कि या तो इस वजह से होगा कि डिक्रीज ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये आपके पास इसकी प्राइमरी काजेज हैं। सेकेंडरी काजेज की बात हम करते हैं, ईस्ट्रोजन या आपके पास एजिंग। एजिंग है मतलब कि अगर ज्यादा एज हो गई है, नहीं भाई, ईस्ट्रोजन हमने कम कर दिया। जब तक ईस्ट्रोजन क्या करवा रहा था, ईस्ट्रोजन आपके पास
ओपीजी को एक्टिव करता था और ओपीजी उसको रैंक लाइगेंड को खत्म कर देता था। क्या होता था कि हमारे पास यहाँ पे ये जो ओस्टियोब्लास्ट है, इसके आपके पास ऊपर होता है रैंक एल, ठीक है, रैंक एल होता है, ठीक है, लाइगेंड होता है जो कि एक्टिवेट करता है ओस्टियोक्लास्ट को, एक्टिवेट करता है, ठीक हो गया। यहाँ पे सिर्फ रैंक होता है, ठीक है, रैंक, और आपके पास जो रैंक एल है वो इसके ऊपर आके अटैच हो जाता है। आपके पास एक और प्रोडक्ट होती है जिसको, ये क्या करता था, ये ओस्टियोप्रोटैग्रिन रैंक एल के साथ बाइंड हो जाता था यहाँ पे, ठीक है। जब ये बाइंड हो गया, किसने, तो रैंक एल ने तो किसी के साथ जुड़ना है, इसको तो कोई बंदा चाहिए जिसके साथ इसने अटैच होना है। तो ओस्टियोप्रोटैग्रिन रैंक एल के साथ बाइंड हो जाता था, तो आपके पास जब ये बाइंड हो जाता था तो रैंक एल पे अटैच नहीं होता था, जिसकी वजह से ओस्टोक्लास्ट की एक्टिविटी डिप्रेस रहती थी, ठीक हो गया। और इसको एक्टिवेट कौन करता था, इसको एक्टिवेट करता था ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव मैंने लिख दिया कि ओस्टियो प्रोटैग्रिन को एक्टिवेट करता था जो कि रैंक एल के साथ बाइंड हो जाता था। नहीं भाई, हमारे पास ईस्ट्रोजन खत्म हो गया क्योंकि फीमेल चली गई है मीनोपाज में, मेनोपाज, मेनोपाज, ठीक है। जब वो मेनोपाज में गई है तो उसका आपके पास साइकिल खत्म हुआ है। अगर साइकिल खत्म हुआ है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल, मतलब कि जो ओवरीज से आपके पास ईस्ट्रोजन बनता था वो नहीं बन रहा, थीका सेल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अगर ईस्ट्रोजन नहीं है, मीनोपाज हो चुका है, तो पोस्ट मीनोपाजल ईस्ट्रोजन कम होगा तो ओस्टियो प्रोटैग्रिन कम होगा। जब ये कम होगा तो यहां से हमने खत्म कर दिया, जब यहां से खत्म कर दिया तो रैंक एल ज्यादा से ज्यादा आके रैंक पे लगेगा। जब ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो आपके पास पूरी बोन्स में मोस्ट एक्टिव पार्ट कौन सा है, ट्रेबिकुलर, ठीक है। बस ये इसकी पैथोलॉजी समझ आ गई है। तो आपके पास क्या होगा, यही वजह होती है कि जिसकी वजह से आपके पास जो ट्रेबिकुलर पार्ट होता है वहां पे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, और ये आपके पास जो एरिया होता है मोस्ट पोरस होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। अर्ली कंडीशन में पूरी मतलब कि जैसे ही इनिशियल स्टेज होगी, इनिशियल स्टेज पे आपके पास ये स्टार्ट होगा ट्रेबिकुलर पार्ट से, और ये आपके पास फर्दर प्रोग्रेस करता करता कॉर्टेक्स जो कॉर्टिकल पार्ट होता है उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक हो गया। यहाँ तक हमें बात, इसी वजह से अगर ओस्टियोपोरोसिस है फीमेल को पोस्ट मेनोपोजल, तो उसकी मेन वजह यही होती है कि ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक। एजिंग में भी यही होता है कि एजिंग में आपके पास क्या होगा कि जब आपके पास मेटाबॉलिकली डीजेनरेशन होना शुरू हो जाएगी, मतलब कि आपके पास बॉडी में मेटाबॉलिज्म उतना एक्टिव नहीं रहेगा, तो सबसे पहले कोई भी बात होगी तो मोस्ट एक्टिव पार्ट कौन सा है, जहां पे सरफेस एरिया भी ज्यादा है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट उधर ही ट्रेबिकुलर में, तो ट्रेबिकुलर में ही आपके पास ये कंडीशन आती है। अब हम देखते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस को हमने बाकी कंडीशन के साथ किस तरह से रिलेट करना है। तो एक और बात, एक और टर्मिनोलॉजी इसमें लिखी हुई है उन्होंने कि ओस्टियोपीनिया, ओस्टियोपीनिया, ओस्टियोपीनिया का मतलब होता है कि डिक्रीज बोन मास, ओस्टियोपीनिया, ओस्टियोपीनिया हमें मिलेगा इसमें कि बोन मास डिक्रीज मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि कैल्शियम का लेवल और फॉस्फेट का लेवल, वो उन्होंने बात ऊपर मेंशन की हुई है, कैल्शियम और फॉस्फेट हमें क्या मिलेंगे, नॉर्मल, ये बात उन्होंने लिखी हुई है जी। क्योंकि आपके सिर्फ और सिर्फ ट्रेबिकुलर पार्ट जो है वो आपके पास उसमें बोन मास डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बाकी कैल्शियम का लेवल और फॉस्फेट का लेवल हमें नॉर्मल मिलेगा। बाकी ये कंडीशन थी इसकी पैथोजेनेसिस। अब हम सेकेंडरी काजेस को डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंडरी काजेस क्या क्या है जिसकी वजह से आपको हो रहा है। सेकेंडरी काजिज में सबसे पहली जो उन्होंने बात लिखी हुई है, आपके पास जो एंटी कन्वर वो एंटी सीजर ड्रग जो है ना, जैसे आपके पास फिनोबार्बिटोल, कार्बामाजेपिन, हाँ कार्बामेजापिन, फेनिटोइन, ये जो आपके पास ड्रग्स हैं, ये क्या करवाते हैं कि ये आपके पास कंडीशन ये वाली काज करवा देते हैं, ओस्टियोपोरोसिस वाली। वो इस वजह से, उसकी रीजन ये है
कि वो आपका इंजाइम होता है P450, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। जब P450 की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो वो आपके पास विटामिन डी जो होता है वो आपके पास उसकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा, मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना शुरू कर देगा। लिटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब विटामिन डी टूटेगा तो विटामिन डी की ब्रेकडाउन से बात वही है कि जितना ज्यादा विटामिन डी की ब्रेकडाउन हो रही है तो आपके पास वो सेकेंडरी काज है। कुछ सेकेंडरी काज की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जो प्राइमरी काज हमने लिखी है वो वही है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास एंटीकोगुलेंट हेपारिन, एंटीकोगुलेंट में मेनली हेपारिन, वो आपके पास ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगली बात है अल्कोहल। अल्कोहल और स्मोक, ये आपके पास उन्होंने लिखा हुआ है कि ये अननोन काज है, मतलब इडियोपैथिक है नहीं कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली ये अगर कोई बंदा अल्कोहल यूज करता है या कोई बंदा आपके पास स्मोकिंग करता है तो उसको भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड अगर किसी बंदे को रिमेटाइड आर्थराइटिस है, सिस्टमैटिक ल्यूपस, ठीक है, एसएलई है, एरिथमेटोसिस, कोई भी कंडीशन है, तो अगर वो ग्लूकोकोर्टिकॉइड ले रहा है तो वो भी ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अगर कोई बंदा या तो किसी बंदे को हाइपर पैराथाइरोइडिज्म, हाइपर थायरॉइडिज्म में किस तरह से ओस्टियोपोरोसिस को इंक्रीज कर देता है, आपकी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, तो जिसकी वजह से आपके पास जो बोन का मेटाबॉलिज्म है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक हो गया। तो इस वजह से आपके पास वो भी क्या करवाएगा, ओस्टियोपोरोसिस करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी बंदे को हाइपोथायरॉइडिज्म है और वो ड्रग यूज कर रहा है लिवोथायरोक्सिन, जो कि सिंथेटिक T4 होता है, तो वो भी एज अ थायराइड है, तो अगर वो कंटिन्यूसली यूज करता जा रहा है तो उसका सेम इफेक्ट आएगा, ऑस्टियोपोरोसिस करवाएगा। हाइपर थायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म की ड्रग, ठीक है, दोनों का सेम इफेक्ट है, दोनों हाइपोथायरॉइडिज्म करवाएंगी। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म क्यों करवाता है ऑस्टियोपोरोसिस? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, एब्जॉर्प्शन जी, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन करवाता है, बोन की रिजॉर्प्शन करवाता बोन की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक हो गया। तो ये सारी कंडीशन जो उन्होंने सेकेंडरी लिखी हुई है देख ली है, उसकी काजेज देखी, उसकी पैथोजेनेसिस हमने देखी है कि हम किस तरह से इसको डायग्नोज करेंगे, ठीक है। बुक में उन्होंने लिखा हुआ है, तो इसका डायग्नोस्टिक मेथड डायग्नोज करते हैं बोन फ्रेजिलिटी टेस्ट। क्या होगा, स्टैंडिंग पोजीशन में गिर गया या विदाउट एनी ट्रॉमा के मोटर व्हीकल, उसका आपके पास एक्सीडेंट के अलावा ही नॉन ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से अगर बोन फ्रैक्चर हो रही है तो उसको ओस्टियोपोरोसिस है, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और उन्होंने टेस्ट की बात की हुई है, डेक्सा, ड्यूल एक्सरे डेक्सा ऑब्स्ट्रियोमेट्री लिखा हुआ है, ऑब्स्ट्रियोमेट्री, ड्यूल एक्सरे ऑब्स्ट्रियोमेट्री। इसमें ये होता है कि हम डिफरेंट वेवलेंथ की एक्सरे से हम क्या करते हैं कि पेशेंट को चेक करते हैं और उसका बोन मास चेक किया जाता है, ठीक हो गया। अगर बोन मास आपके पास जो है उसकी वैल्यू लेस देन 2.5 आए, ठीक है, लेस देन 2.5 आए तो ये हमें डायग्नोज हो सकता है। ये डेक्सा टेस्ट करना है, तो डेक्सा करने के बाद हमारे पास जो उसका रिजल्ट आता है वो अगर लेस देन 2.5 आता है तो ये बंदे को ओस्टियोपोरोसिस है। अगर लेस देन 1.0 आता है तो ये ओस्टियोपीनिया, लेस देन 2.5 आता है तो ये ओस्टियोपोरोसिस है, ठीक हो गया। इस तरह से हमने दो इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, एक डेक्सा और दूसरा बोन फ्रेजिलिटी। बोन फ्रेजिलिटी टेस्ट, ठीक है। अगर आपके पास जो फीमेल है उसकी एज 65 या 60 है, ठीक हो गया, तो लाजमी उसको ये टेस्ट कहना है कि आप करवाओ, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है ओस्टियोपोरोसिस का फीमेल का, क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास प्रिकॉशंस हमने क्या कहना है कि वो वेट बीरिंग एक्सरसाइज करे, ठीक है, जिम शिम करे, फीमेल्स को भी रिकमेंड करना है आपने, ठीक है। 60-50 अगर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल आपके पास आ रही है तो उसको कहना है कि आंटी आप जिम जाएं, योगा करें, हाँ योगा करें, ठीक है।
और उसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट उसको कहना है कि आप यूज करो। ठीक है जी। ये आप, और अगर उसको ये डिजीज चल रही है कंटिन्यूसली तो उसमें ड्रग कौन कौन सी देनी है आपके पास? बिफॉस्फोनेट, ठीक है, टेरिपेराटाइड, ठीक हो गया। उसके अलावा आप स्पेसिफिक मॉड्यूलेटर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर वो आप दे सकते हैं, रिलॉक्सिफिन, और उसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोसीजुमाब।